हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी 2018 में जो हुए थे एग्ज़ाम, उनके सारे यानी कि ऑल शिफ्ट के जो है साइंस के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम लोग न्यूमेरिकल साइंस के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो टोटल जो है देखने जाएँ तो यहाँ 500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें लास्ट तक और देखते रहे इन सारे जो है सीरीज़ को, ताकि आपका जो है जितने भी साइंस के क्वेश्चन जो है जितने भी रेलवेज़ के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उन पे जो पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए साइंस के 500 प्लस क्वेश्चन के सीरीज़ में सेट 2 देखेंगे, जिसमें जो है 51 से लेकर 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए जो है क्या है, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो कभी भी घोल से किसी को जो है प्रतिस्थापित कर रहा है कोई धातु, मतलब क्या है, वो धातु एक धातु दूसरे धातु से क्या होना चाहिए, अधिक प्रतिक्रियाशील होना चाहिए। यानी कि धातु ए जो है धातु बी को प्रतिस्थापित कर रहा है यानी कि हटा रहा है अपनी जगह से, तो ए क्या है, ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है कि किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए इसका कि बी का जो है प्रतिक्रियाशीलता कम है किसके तुलना में, ए की तुलना में। तो वही है यहाँ पे बी की तुलना में जो है कौन अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो यहाँ पे ए है। या हम इसको उल्टे तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो है ए की तुलना में बी क्या है, कम प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं या तरीका वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तत्व का एक परमाणु के साथ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, एक तत्व का एक मोल इसके साथ भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है एक यौगिक का एक परमाणु के साथ में जो है यहाँ पे क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HCl मान लेते हैं, एक HCl है तो एक यौगिक है, इसमें से हम क्लोरीन को लेकर जो है या क्लोरीन का जो है प्रयोग करके हम लोग HCl का पता नहीं कर सकते हैं या उसके गुण का पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है एक यौगिक का एक परमाणु से लेकर जो है हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या तरीका क्या है, गलत है। एक यौगिक का एक मोल के साथ जो है प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी इसका कहना सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा है जिसमें जो है विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, तो इसमें जो है विचारों का संग्रह कौन सा मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है, तो अग्र मस्तिष्क, जिसको हम लोग फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अग्र मस्तिष्क क्या है, तो यह मस्तिष्क का जो है मुख्य सोचने वाला हिस्सा होता है और स्वैच्छिक क्रियाओं जिन क्रियाओं का हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद अपने से नियंत्रण रख सकते हैं उसका, या अपने इच्छा के हिसाब से उसको नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वैच्छिक क्रिया। तो उसको हम लोग नियंत्रित करता है ये अग्र मस्तिष्क। और जो है सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोला जाए तो कौन होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है, संरचनात्मक रूप से जो है मस्तिष्क को कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। उसमें से कौन कौन है, अग्र मस्तिष्क यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, और जो है पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट में जो है मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। तो उसमें प्रमस्तिष्क जो है या सेरेबरम जो है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है किसका, मस्तिष्क का। ठीक है, तो ये जो है सेरिब्रम हो गया, और डायनसिफेलन जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये दोनों जो है क्या है, अग्र मस्तिष्क का भाग होते हैं। और मेडुला पोन्स और जो है अनुमस्तिष्क ये पश्च मस्तिष्क का भाग होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। तो एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है, तो मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है, तो ये जो है एक ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन का जो है ये एक उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि H2O2 प्लस Cl2 यानी कि H2O2 के साथ में क्या करेंगे, क्लोरीन गैस का जो यहाँ पे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2HCl प्लस O2। ये अभिक्रिया में जो है H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, इन द रिएक्शन H2O2 प्लस Cl2। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, 2HCl प्लस O2 बनता है। तो इसमें H2O2 क्या किसके रूप में यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो है क्या कर रहा है, एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है कि H2O2 जो है यहाँ पे अलग अलग 2 पार्ट में इसको तोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है कौन, H2O2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अपचायक की तरह काम कर रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वह विक्रमक जो है जो किसी पदार्थ का अपचयन करता है, उसको अपचयन करवाता है कोई अभिक्रिया में, या अभिक्रमक को जो है, तो अर्थात या उसके ऑक्सीकरण अंक में कमी करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचायक के रूप में जाना जाता है उसको। जैसे कि Na+Cl2 है, इसमें जो है क्या करेंगे, उसको दोनों को जोग करेंगे तो क्या होगा, NaCl होगा। तो में Na जो है क्या है, एक अपचायक है, Na क्या है, अपचायक है, और Cl2 एक क्या है, ऑक्सीकरण अंक में कमी करता है, क्योंकि ये Cl2 के ऑक्सीकरण अंक में क्या करता है, कमी करता है, इसलिए Na क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसकी अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, यानी कि द वास्ट अमाउंट ऑफ सी वीड्स प्रेजेंट इन द ओशियन में प्रोड्यूस एन एंडलेस सोर्स ऑफ डैश। किसका जो है एंडलेस सोर्स होता है, तो ये होता है मीथेन गैस का। किसका होता है, मीथेन गैस का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन या मुकुलन यानी कि रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा जो प्रजनन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम और खमीर। तो हाइड्रा की यदि बात करें तो ये हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, बडिंग द्वारा ये प्रजनन करता है। प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया जो है ये बाइनरी फिजन यानी कि द्विव विखंडन द्वारा जो है ये प्रजनन करता है, द्विव विखंडन। ठीक है, द्विव विखंडन जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। हाइड्रा जो है ये बडिंग द्वारा, या जिसको बोलते हैं मुकुलन। उसके बाद जो है प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम और शैवाल जो है ये दोनों किसके द्वारा जो है ये क्या बोलते हैं, प्रजनन करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग बहुविखंडन, जिसको बोलते हैं बहुविखंडन द्वारा जो ये क्या करते हैं, प्रजनन करता है। ठीक है, उसके बाद जो है खमीर या ईस्ट की बात करें तो ये भी जो है बडिंग द्वारा या मुकुलन द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो इसमें बोला गया है कौन सा, पुनर्जनन और मुकुलन दोनों द्वारा, यानी रीजनरेशन एंड बडिंग दोनों द्वारा कौन सा जीव जो है प्रजनन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा जो है ये दोनों तरीके से जो है क्या कर सकता है, अपना जो है प्रजनन कर सकता है। एक जो है रीजनरेशन या जिसको बोलते हैं पुनर्जनन, या मुकुलन दोनों द्वारा जो हाइड्रा क्या कर सकता है, अपना जो है प्रजनन कर सकता है। इसमें देखते हैं तो प्लाज्मोडियम और शैवाल बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होते हैं, और प्लेनेरिया ये जो होता है बाइनरी फिजन जिसको बोलते हैं द्विव विखंडन द्वारा जो है ये अपना प्रजनन करते हैं। खमीर जो होता है वो बडिंग या मुकुलन द्वारा। हाइड्रा की बात करें तो ये भी हाइड्रा, ईस्ट और जो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और जो है स्पॉन्ज, ये सभी जो है मुकुलन द्वारा जो है क्या करते हैं, अपना प्रजनन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो बॉर्डर लाइन तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, तो बात करें यदि तो यहाँ पे बिस्मथ जो है ये बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बाकी बोरन, पोलोनियम और सिलिकॉन जो है ये क्या है, बॉर्डर लाइन तत्व है। बॉर्डर लाइन तत्व वैसे तत्व को बोलते हैं जिसमें जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है, यानी कि धातु और अधातु दोनों का गुण जिसमें पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन तत्व, या उसको धातु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा गया है कि द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स यानी कि जैसे कि बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक जो है या एंटीमनी, टेलोरियम एंड जो है पोलोनियम, ये सभी क्या होता है, ये सभी जो है क्या होता है, मेटालॉइड होता है, या इसको बोलते हैं उपधातु होता है, जिसमें जो है धातु और अधातु दोनों के गुण जो है पाए जाते हैं। ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, कितना होता है, तो अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स कूलॉम ने। तो यहाँ पे चार्ल्स कूलॉम ने क्या बोला था कि दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को जो है नियंत्रित करने वाला इन्होंने नियम दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की जो है एसआई इकाई क्या होता है, कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पे विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। वोल्ट जो है किसका एसआई यूनिट होता है, विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। एम्पियर किसका जो एसआई यूनिट होता है, तो ये जो है होता है विद्युत धारा का, किसका होता है, या करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का या विद्युत धारा का जो है एसआई यूनिट होता है एम्पियर। यहाँ पे देख सकते हैं इसको, कूलम किसका होता है, विद्युत आवेश का, और जो है विद्युत धारा का जो है क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, ओम जो है किसका होता है, तो ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का जो है यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध का जो है क्या होता है, एसआई यूनिट ओम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, चंद्रमा है और ये क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, राउंडिंग, यानी कि जो है क्या करता है, ये चारों ओर घूमता है, कौन, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो एक चक्कर पूरा घूम लेगा पृथ्वी के चारों ओर, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो है कि कार्य बराबर क्या होता है, W = Fs होता है। क्या होता है, F इंटू एस होता है। F मतलब बल हो गया और S मतलब होता है विस्थापन। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट से हम लोग घूम के फिर उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब क्या हो गया, उसका विस्थापन शून्य हो गया। यानी कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों जो है क्या होता है, सेम हो गया। यानी कि उसका जो है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों सेम हो गया, मतलब विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। और जब विस्थापन शून्य हो गया तो फोर्स के साथ में गुना करेंगे, उसको बल के साथ में गुना करेंगे तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर के साथ गुना करेंगे तो वो रिजल्ट जो है जीरो देगा, इसलिए क्या होगा, इसका राइट आंसर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है एक चक्कर पूरा लगा ली, मतलब वहाँ पे कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेडलाइट के रूप में जो है हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं, तो हेडलाइट्स में, टॉर्च में, हेड मिरर में, सौर भट्टियों में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में आदि, यानी कि और भी बहुत सारे हैं। तो उनके साथ हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट के रूप में जो है ये भी जो अवतल दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है, परावर्तक सतह के रूप में। और सेविंग दर्पण के में जो है जैसे कि चेहरे की बड़ी छवि प्राप्त करने के लिए भी जो है, या दंत चिकित्सक द्वारा भी इसका यूज किया जाता है, बड़ी छवि देखने के लिए किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का। निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त जो है वाक्यों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे कथन दिया गया कि भार भी एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। भार भी एक प्रकार का बल होता है। तो भार की इकाई जो है वो न्यूटन होती है। तो भार की इकाई जो है न्यूटन होती है। भार का भी यूनिट जो है न्यूटन होता है और जो है बल का भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये तो कहना इसका सही है। भार की इकाई किलोग्राम होती है, तो भार का इकाई जो है किलोग्राम नहीं होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये कहना इसका गलत हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे, या पहला जो यहाँ पे निष्कर्ष इसका सही है। तो पहला निष्कर्ष किसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी केवल निष्कर्ष एक ही जो है अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन जो है गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त जो है कंदारों और जो है अंटार्कटिका की जो है बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जो है जटिल निवास स्थान में भी जो है निवास कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु जो है ये हर एक तरह के जो है मतलब मौसम में हर एक, या जैसे गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं, कुंडों और अंटार्कटिका जैसे जो है बर्फीली जगह पे भी ये जीवन यापन अपना कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड जो है के 2.08 ग्राम जो है और अतिरिक्त जो है तनु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की, यानी कि बेरियम सल्फेट की जो है मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे दिया गया कि बेरियम, यानी कि बेरियम का 137 होता है भार, और जो है क्लोरीन का जो है 35.5 यूनिट होता है, सल्फर का जो है 32 यूनिट होता है, और जो ऑक्सीजन का जो है 16 यूनिट होता है। ठीक है, BaCl2। तो BaCl2 का यदि हम भार निकालना चाहेंगे तो बेरियम का जो है 137 होता है, जो दिया गया है क्वेश्चंस में। अब यहाँ क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 35 × 5 × 2 कर देंगे तो इसका टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, 137 प्लस यहाँ पे 71 आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 208। ठीक है, उसके बाद जो है फिर निकालना पड़ेगा हमको किसका, BaSO4 का, किसका, BaSO4 का निकालेंगे। ठीक है, तो BaSO4 जो यहाँ पे क्या है, इसका बेरियम का जो 137 है तो 137 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे SO4 यानी कि S का कितना होगा, 32 हो जाएगा सल्फ़र का। उसके बाद ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे एक का होता है 16। ठीक है, तो 16 4 में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 233। कितना हो जाएगा, 233 हो जाएगा। अब 233 जो हो रहा है ये 208। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें तो क्या हो गया, 1 ग्राम BaCl2 यदि लेते हैं, या इसको बोल सकते हैं ये क्या है, इतना ग्राम पर मोल। ठीक है, एक मोल में कितना ग्राम है, 208 ग्राम पर मोल। ये भी कितना है, इतना ग्राम
पर मोल, ठीक है। BaSO4 कितना है, 233 ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 ग्राम जो है क्या करते हैं, BaCl2 लेते हैं, तो उसमें जो है कितना BaSO4 होगा, उसमें कितना BaSO4 होगा, तो ये जो है 233 ग्राम BaSO4 हो रहा है पर मोल, किसमें, BaCl2 में। तो BaCl2 कितना है, 208 में, तो 233 हो रहा है 208 में, तो यहाँ पे 233/208 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2.08 ग्राम का बोला गया था, 2.08 BaCl2 में कितना होगा, कितना BaSO4 होगा, तो 233/208 और गुना कितना हो जाएगा 2.08। अब इसको डिवाइड करेंगे 100 से, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, तो 208 से 208 कैंसिल हो जाएगा। फिर 100 से डिवाइड करेंगे 233 को, तो कितना आएगा 2.33, तो यहाँ पे 2.33 जो है इस ग्राम क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा BaSO4 की मात्रा होगा यदि हम BaCl2 जो है 2.08 ग्राम लेते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। कूलम का नियम क्या कहता है, तो कूलम का नियम ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण जो है क्या होता है, दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों के जो है बल का परिमाण जो होता है वो दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगा, आवेश का अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच का जो दूरी होगा उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो इसमें कौन सा गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और जो है तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। तो पहला तर्क यहाँ पे, पहला जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, किसमें भरा हुआ हाइड्रोजन, सिलेंडर में भरा हुआ है, तो इसमें तर्क क्या हो सकता है। तर्क 1 में बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन तरल स्थिति में है या जो हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कौन सा जो है तर्क सही है, तो या तो 1 होगा या 2, क्योंकि तरल में होगा तो गैसीय में नहीं होगा, गैसीय में होगा तो वो तरल में नहीं होगा, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही होगा, यानी हाइड्रोजन या तो तरल अवस्था में होगा या गैसीय अवस्था में होगा, तो यहाँ पे या तो 1 या 2 दोनों सही है, ठीक है। इनमें से दोनों में से दोनों ही सही है, लेकिन या कंडीशन में, यानी कि एक होगा तो 2 नहीं होगा, 2 होगा तो एक है नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थान और समय, यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच जो है संबंध दिखाया गया है, दूसरे गति का जो है दूसरा नियम के बीच जो है संबंध दिखाया गया, यानी कि S बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT², ठीक है, ये होता है दूसरा नियम। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT² क्या होता है, गति के दूसरे समीकरण जो है, ये दूसरा जो है समीकरण ये होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT²। और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, पहला होता है V बराबर U प्लस AT और तीसरा क्या होता है V² माइनस U² बराबर क्या होता है 2AS, ये जो है होता है तीसरा। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा जो है गति का समीकरण है, तो इसमें जो है क्या बताता है, गति का दूसरा समीकरण जो है किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो ये स्थान और समय, यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु या अधातु, धातु और अधातु दोनों के रूप में जो है कार्य नहीं करता है, तो धातु अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है कौन, तो यहाँ बात करें जो आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक जो हो गया, उसके बाद जो बोरन हो गया और ये जो है क्या है जर्मेनियम, ये तीनों क्या है, उपधातु है। क्या है ये, उपधातु। उपधातु में क्या होता है, धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उपधातु, ठीक है। तो यहाँ पे आर्सेनिक, बोरन और जर्मेनियम जो है ये धातु अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है, लेकिन बिस्मथ जो है ये दोनों के रूप में काम नहीं करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीनों यहाँ पे जो आर्सेनिक, बोरन और जर्मेनियम है ये धातु के रूप में भी काम कर सकते हैं और धातु के रूप में भी जो है ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन बिस्मथ जो है वो दोनों के रूप में, दोनों में से कोई एक के रूप में काम करेगा, है ना, यानी कि धातु के रूप में काम करेगा और धातु के रूप में ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है, इसमें से कौन सा एक जो है नॉन लुमिनियस बॉडी है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके पास चमक नहीं है, तो ये होता है चांद के पास, क्योंकि चांद का खुद का कोई लाइट या रोशनी नहीं होती है, ठीक है। तो जुगनू के पास खुद का होता है, जगमगाता बल्ब के पास भी होता है, जलती हुई मोमबत्ती के पास भी होता है, लेकिन चांद के पास जो अपना कोई प्रकाश नहीं है, चमकदार वस्तु वो नहीं है, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तापीय अवघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो तापीय जो है अवघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? तो ये क्या करता है, क्या N2O और जो है क्या H2O, N2O और H2O दोनों यहाँ पे ये रिलीज़ करता है या जो है इसका निर्माण करता है। तो अमोनियम जो है नाइट्रेट H, इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, N2O प्लस N2O और H2O दो है यहाँ पे दोनों, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो है यहाँ पे और जल जो है यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं। इसमें तापीय अवघटन करने के बाद अमोनियम नाइट्रेट का क्या हो जाता है, N2O और H2O में जो है क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4NO3। तो ये नाइट्रेट जो है यौगिक है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, और जो क्या करता है पानी यानी कि H2O देने के लिए थर्मल अवघटन इससे गुजरना पड़ता है, यानी थर्मल अवघटन या जो है इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा, N2O और H2O बनेगा अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना जो है आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है, विभेदन या डिफ्रेंसिएशन इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मनुष्यों में अंतस्रावी जो है ग्रंथि इसमें से नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, यकृत जो है अंतस्रावी ग्रंथि जो है मनुष्य में नहीं होती है। तो बाकी यहाँ पे जो बचे यानी पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो है शीर्षक ग्रंथि जो है जिसको बोलते हैं पिनियल ग्लैंड, और अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल जो है ग्लैंड है, ये तीनों जो है क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि है। बट यकृत जो है यहाँ पे क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इंडोक्राइन जो है ग्लैंड यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि दिया गया है, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो ग्लैंड, और जो है यहाँ पे पायराथायरॉयड, थाइमस और जो है एड्रिनल, ये सभी क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें जो निम्नलिखित में से किस रूप में जो है संग्रहित किया जाता है? तो ये पौधा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जो है तुरंत उपयोग नहीं जो है किया जाता है उसके द्वारा, उन्हें जो है किस रूप में जो है संग्रहित करता है पौधा? ठीक है, तो ये जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि डॉबेनारे का जो है त्रिक नियम है, उसमें जो है कौन सा इसमें से फॉलो करता है, कौन सा यहाँ पे त्रिक नियम के अंतर्गत आता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और जो है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो पहला ऑप्शन में दिया गया है ठोस और मजबूत, तो ये होता है ठोस और जो है मजबूत भी होता है आयनिक यौगिक। उसके बाद जो है बात करेंगे निम्न गलनांक और जो है क्वथनांक, तो निम्न गलनांक नहीं होता है, तो ये वाला कहना इसके लिए गलत है। पानी में जो है घुलनशील और पेट्रोल में जो है घुलनशील होता है ये आयनिक यौगिक, तो ये सही है इसका कहना। उच्च गलनांक और जो है क्वथनांक होता है, तो ये भी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, बी नंबर, यानी कि इसमें से यौगिक का ये गुण नहीं है। कौन सा यौगिक का, आयनिक यौगिक का यहाँ पे गुण नहीं है, उसका निम्न गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह जो है 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य जो है कितना होगा? इसमें जी का मान आपको कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि स्थितिक ऊर्जा यहाँ पे काम करेगी, तो mgh होगा। ठीक है, mgh बराबर क्या हो जाएगा, m यहाँ पे दिया गया 0.1 kg, और हमेशा जो है m क्या हो जाए जो है kg में होना चाहिए, और जो h जो होता है वो मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ, 2 मीटर का दिया हुआ है, जी यहाँ पे कितना लेना है, 9.8 लेना है, और यहाँ पे h कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना है 2 मीटर का। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 98 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 होगा, है ना, 196 होगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, इसलिए पॉइंट के 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.96 हो जाएगा। 98 का डबल किए तो 196 आएगा। अब यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद और यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद, यानी 2 पॉइंट के बाद हमको 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 1.96 इसका क्या आ जाएगा, जूल, है ना। जो भी कार्य होता है वो जूल में लिखा जाता है उसका यूनिट। तो 1.96 जो है इसका क्या हो जाएगा, उतना जूल जो है इसका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है पर्याप्त है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किचेन के जो है ग्रेनाइट का रंग क्या है। तो किचेन के ग्रेनाइट का रंग जो है क्या है, उसको आपको पता करना है। तो ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है, तो ग्रेनाइट का जो रंग है वो दीवार का रंग सेम है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेनाइट का रंग जो है बहुत चमकीला है, ग्रेनाइट का रंग जो है क्या है, बहुत चमकीला है। तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो दिए गए कथन या दिए गए प्रश्न पर या का उत्तर जो है देने के लिए अकेला 2 पर्याप्त है, लेकिन जो है अकेला 1 पर्याप्त नहीं है। तो इसका कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग
यहाँ पे उत्तर देने के लिए 2 अकेले पर्याप्त नहीं है कि ग्रेनाइट का रंग जो है बहुत चमकीला है, इससे हम पता नहीं कर पाएंगे कि किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में कि दिए गए कथन का उत्तर देने के लिए अकेला 1 पर्याप्त है लेकिन अकेला 2 जो है पर्याप्त नहीं है। तो इसका कहना भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक से हम पता नहीं कर पाएंगे ग्रेनाइट का रंग जो है दीवार का रंग है। अब हमको दीवार का जो है रंग हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी कथन जो है इसका गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का जो है यहाँ पे दिए गए प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। तो यहाँ पे दोनों ही ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 भी पर्याप्त नहीं है। हमको पता ही नहीं है कि ग्रेनाइट का रंग यहाँ पे बता दिया गया कि दीवार का रंग है। अब यहाँ पे दीवार का रंग तो बताया गया नहीं है, दीवार का रंग जब तक नहीं जानेंगे तो ग्रेनाइट का रंग हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो या दोनों जो है कथन यहाँ पे जो दिया गया है वो जो है इस यानी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 सही है, ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। दोनों यदि ले लेते हैं फिर भी हमको यहाँ पे पर्याप्त जो है डाटा नहीं मिल पाएगा कि हम बता पाए कि किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है कि जो है यदि बात करें यहाँ पे तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, तो इसका कहना क्या है यहाँ पे सही है। तो इसमें गलत कथन हमको चूज करना है, तो ये तो सही है। बोल रहा है कि ठोस पदार्थों का आकार जो है अनिश्चित होता है, तो ठोस का तो अनिश्चित नहीं होता है, ये निश्चित होता है। इसका कहना ये गलत हो जाएगा। तो ठोस यहाँ पे क्या होता है, उसका जो है निश्चित आकार भी होता है और जो है इसका आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, तो ये तो इसका कहना यहाँ पे इस हिसाब से गलत है। तो इसीलिए जो यहाँ पे गलत क्वेश्चन को हमको गलत ऑप्शन को चूज करना है यहाँ पे। तो ये गलत ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी बी नंबर ही हमारा क्या है, आंसर है। तो ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय जो है होते हैं, यानी कि इसको जो हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठोस पदार्थों का आयतन जो है निश्चित होता है, ये भी इसका कहना सही है ठोस के हिसाब से। लेकिन इसमें से कौन सा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है गलत है, क्योंकि ठोस पदार्थ आकार अनिश्चित बोल रहा है, तो ये अनिश्चित नहीं होता है, ये क्या होता है, निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम है यहाँ पे। तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। कितना होता है, ये 1 होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, बाकी सबका जो है क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो विद्युत रोधकता जो है, विद्युत रोधियों की जो प्रतिरोधकता होती है वो जो है 10⁻12 ओम मीटर से लेकर जो है कितना होता है, 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का जो है क्या होता है, SI यूनिट ओम मीटर होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता जो है किनके बीच में होता है विद्युत रोधियों में, तो ये जो है 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक के बीच का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से जो भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल, है ना, यानी कि जिसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स के अस्तित्व की जो है व्याख्या किया था, तो किन्होंने किया था, तो आर्किमिडीज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 ओम के जो है 2 समान प्रतिरोधक, 10 ओम के 2 समान यहाँ पे प्रतिरोधक दिया गया है, समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। तो समांतर रूप में जब जुड़े हुए होते हैं तो 1/r बराबर, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध जो क्या होता है 1/r1 प्लस 1 जो है R2, ऐसा करके आगे चलते रहेगा। जितने भी प्रतिरोध होंगे सब प्लस में जुड़ते रहेंगे 1 करके। ठीक है, तो ये होता है। तो समांतर क्रम में ऐसा होता है। और यदि हम इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम में तो R बराबर, यानी कि जो टोटल इसका कुल प्रतिरोध जो कितना होगा कि R1 प्लस R2 प्लस जितने भी हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ेंगे वो यहाँ पे जोड़ते जाएंगे आगे की ओर। ठीक है, तो यह संयोजन जो 10 ओम के जो तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा जाता है, तो संयोजन का जो है समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा, या जो इसका टोटल यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हम लोग 10 ओम के जो है 2 समांतर जो है क्रम में जोड़ते हैं 10 ओम के 2 प्रतिरोध को, तो यहाँ पे 1/10 प्लस 1/10 फिर बराबर करेंगे तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। फिर 1/10 का जो एलसीएम करेंगे तो 10 ही एलसीएम आएगा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 × 1 करेंगे तो 1, तो यहाँ पे 1 + 1 ही आएगा, यानी 2/10, यानी कितना आएगा 1/5। फिर इसका जो r बराबर करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r बराबर करेंगे तो 5 हो जाएगा समांतर क्रम में जब 2 को जोड़ते हैं तब। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 5 के साथ में हमको क्या करना है, 10 ओम का जो एक प्रतिरोध को जोड़ना है। तो 10 ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 + 5 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 + 5 15 ओम हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधों को जो है समांतर रूप से जोड़े और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा, यानी जो भी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसमें हम क्या करेंगे 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल यहाँ पे
कितना समकक्ष प्रतिरोध होगा या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है। तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, 0 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे निम्नलिखित में से किस ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है। इसमें से कौन सा ऊतक में जो है कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर अनियमित रूप से जो है स्थूल होती है, या क्या होती है उसमें कॉर्नर पे जो क्या होता है थिक एंड होता है, मोटाई होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कोलन कायमा क्या होता है, कोलन कायमा ऊतक की कोशिकाएं जो है जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर जो अनियमित रूप से मोटी भी होती है या स्थूल होती है। ठीक है, तथा कोशिकाओं के बीच जो है बहुत कम स्थान होता है और यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि पत्ती, तना में जो है बिना टूटे हुए जो है लचीलापन जो है उसमें लाता है और पौधों को जो है यांत्रिक सहायता भी प्रदान जो है करता है। ठीक है, तो कोलन कायमा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोलन कायमा जो क्या करता है, ये जो लचीलापन भी प्राप्त जो है इसको पौधे को देता है और साथ में इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर जो है नियमित रूप से मोटी होती है। ठीक है, यदि बात करें स्क्लेरन कायमा की, तो यह जो है ऊतक पौधों को जो है कठोर करता है या मजबूत बनाता है, कठोर या मजबूत बनाता है। और नारियल के जैसे रेशेदार जो छिलके होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्क्लेरन कायमा ऊतक से बने होते हैं और इस ऊतक की जो कोशिकाएं मृत होती है, क्या होती है, मृत होती है। तो इसमें जीवित होता है कोलन कायमा में और स्क्लेरन कायमा में कोशिकाएं मृत होती है। ये लंबी और जो है पतली होती है क्योंकि जो है इस ऊतक की भित्ति लिग्निन की बनी होती है। तो सीधे सीधे यहाँ पे आपको याद रखना कि स्क्लेरन कायमा की जो ऊतक होती है उसकी भित्ति जो है वो किसके कारण मोटी होती है, तो ये होता है लिग्निन के कारण। लिग्निन उसमें उपस्थित होता है, इसके कारण जो है ये क्या होता है, उसके ऊतक की भित्ति जो है मोटी होती है। यदि बात करें पेरेंट कायमा की, तो सबसे अधिक पाया जाने वाला यह सरल अस्थायी ऊतक है और यह पतली कोशिका भित्ति वाली जो है सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित जो है कोशिकाएं हैं, ये एक तरह का क्या है, जीवित कोशिका पेरेंट कायमा भी और कोलन कायमा भी। ठीक है, ये प्राय जो है बंधन मुक्त होते हैं और तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य जो है काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी कोलन जो पेरेंट कायमा है इसके जो है कोशिकाओं के बीच में बहुत सारे जो है क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाया जाता है और ये ऊतक जो है प्रायः भोजन का भंडारण करती है। ठीक है, क्या करता है, इसका काम क्या है, पेरेंट कायमा का काम क्या होता है कि ये जो है ये ऊतक जो है भोजन का भंडारण करने में सहायता करता है। और कुछ पेरेंट कायमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ यदि पेरेंट कायमा की बात करें तो उसमें जो क्लोरोफिल भी पाया जाता है और जिसके कारण इसका नाम जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्लोरेन कायमा क्या हो जाता है, क्लोरेन कायमा इसको नाम से जानते हैं क्योंकि क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसमें जो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न होती है इसी कारण। और स्थितियों में इन ऊतकों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरेन कायमा या हरित जो है ऊतक के नाम से भी कहा जाता है इसको। जलीय पौधों में जो है पेरेंट कायमा की जो है कोशिकाओं के मध्य जो है हवा की बड़ी गुहाएं या कैविटीज़ पाया जाता है और जिसके कारण जो है ये जल में क्या करती है, तैरते रहती है। ठीक है, और इस प्रकार जो है इस पेरेंट कायमा को क्या बोलेंगे हम लोग, एरेन कायमा। यानी कि जलीय पौधों में जो पेरेंट कायमा पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एरेन कायमा और जिसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वैसे जो है ऊतकों को हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन कायमा के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है डोबेनाइरा जो है अतिरिक्त या तीसरा जो है सदस्य इसमें से है, जिसमें लिथियम और सोडियम आता है जिस ग्रुप में, उसमें तीसरा सदस्य कौन सा है कि डोबेनाइरा का जो है अतिरिक्त नियम जो है उसमें जो है उसके जैसे कि लिथियम और सोडियम है और उसके साथ में तीसरा सदस्य कौन सा है, तो ये कौन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और जो है पोटेशियम का ग्रुप बनाता है त्रिक नियम में, या डोबेनाइरा का जो है त्रिक नियम में जो क्या करता है, सोडियम, लिथियम और जो है पोटेशियम, ये जो है तीनों सदस्य हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये जो है इसमें क्या होता है, अमीबा में इसमें जो है बाइनरी विखंडन या फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बीजाणु गठन द्वारा या स्पोर फॉर्मेशन द्वारा कौन कौन जो है अपना प्रजनन करते हैं, तो राइजोपोस हो गया। बडिंग द्वारा जो यहाँ पे हाइड्रा, ईस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सभी एक्सोजेनस जो है बडिंग द्वारा करते हैं। उसके बाद जो है स्पॉन्ज की बात करें तो ये इंडोजेनस बडिंग, ये सभी जो है बडिंग के द्वारा यहाँ पे प्रजनन करते हैं। जड़, तने और पत्तियों जैसे जो पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से जो प्रजनन करता है वैसे जो है प्रजनन को हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पतिक वंशवृद्धि या जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करना है कि सौर ऊर्जा जो है डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक जो है शक्ति उत्पन्न करता है ना। सौर ऊर्जा जो है डैश पवन ऊर्जा की तुलना में जो है अधिक जो है यहाँ पे क्या करता है, शक्ति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक हो जाएगा कभी कभी, है ना, कभी कभी जो क्या करता है
सौर ऊर्जा जो है क्या करता है, पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक जो है सतहीय घटना है, तो सतह में घटना होने वाला कौन सा यहाँ पे वाष्पीकरण या जिसको इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सतह में ये घटना होता है यानी कि सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93। बेंजीन में सिग्मा और जो है पाई बंध या पाई आबंध की संख्या यहाँ पे कितनी होती है। तो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का फार्मूला कितना होता है, C6H6 होता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें सी कितने 6 है, तो यहाँ पे 6 हम लोग सी को या कार्बन हम लोग यहाँ पे 6 लेते हैं। कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 हो गया। अब इसमें बॉन्ड देते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेते हैं। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया 6। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन को कितना चाहिए, जो कार्बन है इसके बीच में जो है 4 का होना चाहिए। तो यहाँ पे इधर से 1 इसको मिल रहा है, इधर से 1 मिल रहा है, 2 हो गया, इधर से 1 मिल रहा है, 3 हो गया, और 1 चाहिए इसको, तो और 1 चाहिए तो यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन के लिए इसको स्टेबल होने के लिए इसको इधर से 2 मिल रहा है, इधर से 1 मिल रहा है, इधर से 1 मिल रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बट इधर वाला की यदि बात करें सी को, इस सी की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर से 1 मिल रहा है इसको, इधर से 1 मिल रहा है कार्बन से, और इधर से 3 मिल रहा है और 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है बॉन्डिंग लगा देंगे, तो इसको ये 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट 4 था, इसको कंप्लीट भी 4 हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सभी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जिसको जितना जो है यहाँ पे ये चारों तरफ से कंप्लीट हो जाएंगे, इसके जो है ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है चारों तरफ से जो है स्टेबल हो जाएंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो है सिग्मा और जो है पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जिसमें जो है डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, जिसमें 2 या 3 जो है तरह के जो है बॉन्ड उसमें लगे, या 2 या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं जिसमें, तो वैसे जो है हम लोग वैसे जो है बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो पाई यहाँ पे सिंगल कितना था, तो यहाँ पे एक सिंगल, यहाँ पे एक सिंगल, फिर यहाँ पे एक सिंगल, सब में सिंगल एक एक करके ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक हाइड्रोजन में 1, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो 12 यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, कितना बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी कि जिसमें एक एकल बॉन्ड होता है उसको हम लोग आबंध होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और डबल कितना है इसमें, 1, इसमें कितना है, इसमें भी 1 था, है ना, तो इसमें 2, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, तो मतलब कितना है यहाँ पे, 3 है। कितना है यहाँ पे, 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड 12 है और यहाँ पे पाई बॉन्ड 3 है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलेंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें हम लोग सिग्मा बोलेंगे। और पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, या तो डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो उसमें हम बोलेंगे उसमें कितना पाई है। ठीक है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कितना था, 6 6 12। हम इसको फिर से दोबारा बनाते हैं, 1 2 3 4 5, फिर से बनाते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पे सी लेते हैं, कार्बन यहाँ पे 1 है, इधर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, टोटल 6 कार्बन हो गया। इसमें सिंगल बॉन्ड देते हैं सब में पहले। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन 1 देते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन 1 देते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन 1 देते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन 1 देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सिंगल बॉन्ड कितना है, तो सिंगल बॉन्ड कितना, इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 1, इसको 1 करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितना, 12। सिग्मा कितना है, 12 है। यदि बात करें पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, तब जाके पूरी तरह से 4 4 सबको मिल जाएंगे। तो कार्बन, प्रत्येक कार्बन को 4 4 और हाइड्रोजन को 1 1 जो यहाँ पे शेयर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3 बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा और पाई का यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक वक्रीय दर्पण, यानी कि जिसमें जो है परावर्तन सतह जो अंदर की ओर है और वक्रीय होती है, अंदर की ओर वक्रीय होती है, यानी दबा हुआ पार्ट जो इसका परावर्तक सतह काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो किसके अनुरूप यहाँ पे गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गतिज ऊर्जा जो है गति पर डिपेंड करता है, यानी गतिज ऊर्जा में कब वृद्धि होगी, जब उसकी गति में
वृद्धि होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ये जो है इसका जो मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान में ये कांस्टेंट रहता है, पर भी जो है इसका चेंज होते रहता है, यानी गति जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि या कमी आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है इसमें से, तो कौन सा नहीं है, पौधे जो इसमें क्रॉस परागण में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सुधारात्मक जो है लेंस की शक्ति जो है कितना है, 2 डायोप्टर है। ठीक है, 2 डायोप्टर है, तो यह क्या है, तो 2 डायोप्टर दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का जो शक्ति होता है, लेंस की शक्ति होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे यदि बात करें कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव जो है लेंस ये जो है नेगेटिव, यानी कि जो अवतल लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तो उसके कारण जो है यहाँ पे क्या होता है, उसका साइन कन्वर्सेशन के हिसाब से देखेंगे, तो इसीलिए जो है इसका हम लोग यदि पावर भी निकालेंगे तो वो भी हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि पावर जो उसका होता है वो क्या होता है, 1/f होता है, यानी कि 1 बाई फोकस होता है, तो ये फोकस ही माइनस में, तो इसका पावर भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो कनकेव जो लेंस यानी कि अवतल लेंस जो होता है उसका जो है क्या होता है, पावर या लेंस की क्षमता जो होता है उसका नेगेटिव में होता है, और जो उत्तल लेंस होता है उसका पॉजिटिव में क्या होता है, उसका क्षमता होता है। ठीक है, इसमें अब जो है लेंस का जो है जो रूल है परिपाटी या साइन का, यानी कि किधर किसका जो माइनस किसका प्लस होगा उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ जो है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो है क्या होता है, कनकेव लेंस में जो पॉजिटिव उसका फोकल लेंथ होने के कारण इसका जो पावर होगा, यानी कि पावर भी होगा लेंस का, वो भी जो है पॉजिटिव में होता है। कनकेव जो लेंस होता है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए इसका जो पावर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया में उत्पन्न जो है गैस कौन सी है, तो सोडियम यहाँ पे कार्बोनेट देखते हैं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, उसमें यदि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl यहाँ पे मिलाते हैं तो क्या क्या बनता है, NaCl बनता है, यानी कि नमक बनता है, और जो क्या बनता है यहाँ पे साधारण नमक, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड जो यहाँ पे प्रयोग करते हैं, क्योंकि एसिड की मात्रा जब बढ़ता है तभी अपच होता है, तो उस एसिड को जो है थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए हम लोग एंटासिड यानी कि एसिड को जो कम करने वाला जो मेडिसिन होता है उसको हम लोग लेते हैं, तो उसको ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सा पदार्थ बनते हैं, तो इसमें जो है ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें बात कर सकते हैं जैसे कि 6CO2 यानी कार्बन के जो 6 अणु और जल का जो 6 अणु मिलकर जो है क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और जो है ऑक्सीजन बनाते हैं और जो है जल बनाते हैं, तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था साइंस के जो है 500 प्लस क्वेश्चंस है जो आरआरबी एलपी 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस में से हम लोग 100 क्वेश्चंस को अभी तक क्लियर कर चुके हैं पार्ट 2 में, या जो है इसमें सेट 2 में। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।